तो बच्चों हमारा आज का हेडिंग है स्यूडो फोर्स। स्यूडो फोर्स हेडिंग है हमारा। और स्यूडो फोर्स के बारे में सबसे पहली बात क्या है, स्यूडो फोर्स क्या होता है, कब ये काम आता है, इसके बारे में पहली बात क्या है। स्यूडो फोर्स इज एन अप्रोच टू सॉल्व प्रॉब्लम्स ऑफ नॉन इनर्शियल फ्रेम्स। स्यूडो फोर्स is an approach to solve problems of non-inertial frames। अब ये फ्रेम क्या होता है, सबसे पहले फ्रेम को समझिए। बेटा जैसे अगर आप ग्राउंड पे चल रहे हैं तो ग्राउंड आपका फ्रेम है। अगर आप लिफ्ट में जा रहे हैं तो लिफ्ट आपका फ्रेम है। अगर आप कार में बैठे हैं तो कार आपका फ्रेम है। अगर आप बस में बैठे हैं तो बस आपका फ्रेम है। अगर आप चेयर पे बैठे हैं तो चेयर आपका फ्रेम है। और ये नॉन इनर्शियल क्या होता है बच्चों, अगर फ्रेम के पास एक्सेलरेशन हो, अगर फ्रेम के पास एक्सेलरेशन हो तो उसको नॉन इनर्शियल फ्रेम कहते हैं। तो नॉन इनर्शियल फ्रेम्स का क्या मतलब हो गया, एक्सेलरेटेड फ्रेम्स लिख दीजिए, एक्सेलरेटेड फ्रेम्स। जो एक्सेलरेटेड फ्रेम्स होते हैं उन्हीं को नॉन इनर्शियल फ्रेम कहा जाता है। सुधाकर ने लिखा है मतलब हम अगर किसी भी इसी टाइप की चीज में बैठे हैं जो मोशन में है, नहीं बेटा एक्सेलरेशन सुधाकर। सुधाकर मैं वापस बोलता हूं, फ्रेम का मतलब यह हुआ कि अगर कोई पर्सन रस्सी पकड़ के लटका हुआ है, अगर कोई पर्सन रस्सी पकड़ के लटका हुआ है तो उस पर्सन का फ्रेम वो रस्सी है। अगर कोई पर्सन ग्राउंड पे चल रहा है तो उसका फ्रेम ग्राउंड है। अगर वो पर्सन बस में बैठा है तो उसका फ्रेम बस है। ऑब्जेक्ट जिस भी चीज के कांटेक्ट में है वही चीज उस ऑब्जेक्ट का फ्रेम होती है। सुधाकर बात समझ में आ गई। अब दो बातें हो सकती हैं, या तो फ्रेम के पास एक्सेलरेशन होगा या एक्सेलरेशन नहीं होगा। अगर फ्रेम के पास एक्सेलरेशन नहीं है सुधाकर, तो ऐसे फ्रेम को, जब एक्सेलरेशन नहीं है कह रहा हूं, जब एक्सेलरेशन नहीं है तो ऐसे फ्रेम को बोलोगे इनर्शियल फ्रेम। और अगर किसी फ्रेम के पास एक्सेलरेशन है, मतलब एक्सेलरेटेड फ्रेम अगर है, तो उसको क्या बोलोगे, नॉन इनर्शियल फ्रेम। तो नॉन इनर्शियल फ्रेम जब भी आएंगे तब सवालों को सॉल्व करने में कौन मदद करेगा, कौन हेल्प करेगा, स्यूडो फोर्स अप्रोच आपको मदद करेगा। बात समझ में आ गई तो हाथ उठा दो सब बच्चे, जल्दी से सब लोग हाथ उठा दो। ठीक है जी, तो आगे चलूं मैं अब, चलूं आगे अब। ठीक है बच्चों, आगे लिखो। टू सॉल्व द प्रॉब्लम बाय स्यूडो फोर्स अप्रोच, to solve the problem by pseudo force approach, to solve the problem by pseudo force approach, first stop the frame। सबसे पहले फ्रेम को रोक दीजिए। फर्स्ट स्टॉप द फ्रेम and provide the acceleration and provide the acceleration of frame to the object in opposite direction, to the object in opposite direction। दिस एक्सेलरेशन, अभी समझाता हूं, पहले एक बार थ्योरी कंप्लीट कर लो। दिस एक्सेलरेशन इज नोन एज pseudo acceleration। This acceleration is known as pseudo acceleration
which is when multiplied with mass, becomes pseudo force, पहले थ्योरी कंप्लीट कर लो, फिर एक एक लाइन समझाता हूं क्या लिखवाया। क्या लिखा हमने? टू सॉल्व द प्रॉब्लम बाय स्यूडो फोर्स अप्रोच, फर्स्ट स्टॉप द फ्रेम and provide the acceleration of frame to the object in opposite direction. The acceleration is known as pseudo acceleration. This acceleration is known as pseudo acceleration, which is when multiplied with mass becomes pseudo force. आइए एक बार दोबारा सारी बात बताता हूं। आपने हेडिंग डाला pseudo force, सवाल उठता है सर ये क्या है pseudo force? तो मैंने कहा बच्चों ये एक अप्रोच है, ये एक अप्रोच है उन सवालों को सॉल्व करने की जिन सवालों में प्यारे बच्चों क्या आ जाए? नॉन इनर्शियल फ्रेम आ जाए। उन सवालों को सॉल्व करने की अप्रोच है स्यूडो फोर्स अप्रोच। नॉन इनर्शियल फ्रेम किसको कहते हैं सर? ऐसे फ्रेम जिनके पास एक्सेलरेशन हो उन्हें नॉन इनर्शियल फ्रेम कहते हैं। कैसे सॉल्व किया जाएगा इस अप्रोच से सवाल? तो पहला स्टेप, सबसे पहले फ्रेम को रोक देंगे, फ्रेम का एक्सेलरेशन ऑब्जेक्ट को अपोजिट डायरेक्शन में दे देंगे, फिर उस एक्सेलरेशन को स्यूडो एक्सेलरेशन कहा जाएगा। अगर स्यूडो एक्सेलरेशन को मास से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो क्या बन जाएगा? वो बन जाएगा स्यूडो फोर्स। एग्जाम्पल से समझिए और अच्छा समझ में आएगा। एग्जाम्पल देखिए, मान लीजिए ये कोई लिफ्ट है। मैं किस बच्चे से बात कर सकता हूं? जरा हाथ उठाइएगा। ये लिफ्ट है, एलिवेटर या लिफ्ट ये है। यस सुधाकर, अनम्यूट करो, अनम्यूट करो सुधाकर, मेरी तरफ से हो गए हो। हाँ बेटा, आवाज आ रही है? हाँ जी। ये लिफ्ट है सुधाकर, और इस लिफ्ट में कोई बक्सा रखा है, कोई बॉक्स रखा है, कोई ब्लॉक रखा है, जिसका मास m है, और ये लिफ्ट ऊपर की तरफ जा रही है। ऐसे लिफ्ट कहां जा रही है? ऊपर, ग्राउंड फ्लोर से ऊपर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, ऐसे जा रही है। और लिफ्ट का मोशन एक्सेलरेटेड है, लिफ्ट के पास एक एक्सेलरेशन है ऊपर की तरफ। और मैंने इस सिचुएशन में आपसे ये कह दिया कि फाइंड कांटेक्ट फोर्स between block and lift. ठीक है। Find contact force between block and lift. तो सुधाकर सवाल एकदम जायज है क्योंकि ब्लॉक और लिफ्ट कांटेक्ट में है। हाँ जी। और जब भी कुछ चीजें कांटेक्ट में होती हैं तो वहां बिल्कुल जायज सवाल होता है कि कांटेक्ट फोर्स पूछा जा सकता है। हाँ जी। तो इसलिए कांटेक्ट फोर्स पूछ लिया टीचर ने। तो आपका ध्यान इस सवाल में एकदम से किस चीज पर गया कि देखो बॉक्स दिख रहा है, ब्लॉक दिख रहा है। तो यहाँ पे ब्लॉक कौन है? यहाँ पे ब्लॉक ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट वो किस में रखा है? लिफ्ट में। लिफ्ट में जो फ्रेम है, लिफ्ट फ्रेम है, लेकिन फ्रेम के पास क्या है? एक्सेलेरेशन, फ्रेम के पास एक्सेलरेशन है। इसका मतलब कैसा फ्रेम बन गया? नॉन इनर्शियल। नॉन इनर्शियल फ्रेम बन गया, एक्सेलरेटेड फ्रेम बन गया, जिसको नॉन इनर्शियल फ्रेम कहते हैं। बहुत अच्छा, ये नॉन इनर्शियल फ्रेम है। इसलिए सिचुएशन को देख के समझ में आ गया कि इस सिचुएशन को हम स्यूडो फोर्स से सॉल्व कर सकते हैं। बोलिए यस और नो। यस। इस सिचुएशन को हम स्यूडो फोर्स से सॉल्व कर सकते हैं। तो क्या है स्यूडो फोर्स अप्रोच? बच्चों इस पिक्चर को अगर हम ध्यान से देखें तो ये एक लिफ्ट है और इसके अंदर ऐसे एक बॉक्स रखा हुआ है जिसका मास m है। तो ये बताइए कि अर्थ तो हमेशा ही अपनी तरफ एक फोर्स लगाती रहती है। इस ब्लॉक पे इधर की तरफ एक फोर्स लगा हुआ होगा। यस और नो कमेंट बॉक्स में जल्दी से। अर्थ हर चीज को अपनी तरफ खींचती रहती है हमेशा। तो अर्थ ने इस ब्लॉक पे एक फोर्स लगा रखा होगा mg। सभी बच्चे मानते हैं? मदीहा, न्यासा, मुदिता, निराली, अनिकेत, प्रतीक्षा, आर्यन,
हाँ जी, सबका रिप्लाई नहीं मिला? सुधाकर, तनिष्क, तो बहुत अच्छा। इसके अलावा ये दोनों सरफेस कांटेक्ट में है ना, ये दोनों सरफेस कांटेक्ट में है, सार्थक, सक्षम। तो इन दोनों सरफेस ने एक दूसरे पे नॉर्मल रिएक्शन लगाया होगा, देखो इस तरह से। ब्लॉक ने लिफ्ट पे लगाया होगा, लिफ्ट ने ब्लॉक पे लगाया होगा। नॉर्मल रिएक्शन हमेशा कैसे लगता है? परपेंडिकुलर लगता है। बोलो मानते हो? नॉर्मल रिएक्शन हमेशा कैसे लगता है? परपेंडिकुलर लगता है। बोलो यस और नो। थोड़ा बड़ा बनाओ डायग्राम, थोड़ा बड़ा बनाओ। तो मैंने कहा कि देखो ये सिचुएशन है जिसमें हमारे पास एक लिफ्ट है और इस लिफ्ट के अंदर एक ब्लॉक है, और हम कितने फोर्स यहाँ पे लगे हुए हैं उन सबको एनालाइज कर रहे हैं। तो बच्चों ये अलग से मैंने ब्लॉक बनाया जिससे कि मैं सारे फोर्स बना सकूं। तो एक तो फोर्स वो है जो हमेशा होता है पर दिखता नहीं, वो है mg। इसके अलावा ये जो लिफ्ट की सरफेस है, इसने इस सरफेस पे नॉर्मल रिएक्शन लगाया होगा क्योंकि ये कांटेक्ट में थी सरफेस, और इस सरफेस ने इस पर भी लगाया होगा, राइट। इसके अलावा बच्चों ये लिफ्ट जो है, जो कि फ्रेम है इस सिचुएशन में, वो ऊपर की तरफ ए एक्सेलरेशन से चल रही है। तो अब मैं लगाऊंगा स्यूडो फोर्स अप्रोच। स्यूडो फोर्स अप्रोच क्या कहती है? अप्रोच क्या कहती है? अप्रोच, सबसे पहले फ्रेम को रोक दो। सबसे पहले फ्रेम को रोक दो। ये देखो फ्रेम रोक दिया मैंने, फ्रेम का एक्सेलरेशन छीन लिया उससे, क्रॉस मार दिया, छीन लिया उससे एक्सेलरेशन। सबसे पहले फ्रेम को रोक दो। और फ्रेम का एक्सेलरेशन किसको दे दो मुदिता? फ्रेम का एक्सेलरेशन किसको दे दो? क्या लिखवाया था थ्योरी में? सबसे पहले फ्रेम को रोक दो, स्टॉप द फ्रेम, फ्रेम को रोक दो। और फ्रेम का एक्सेलरेशन किसको दे दो? ऑब्जेक्ट को दे दो। कौन सी डायरेक्शन में? कौन सी डायरेक्शन में? अपोजिट डायरेक्शन में। अगर फ्रेम के पास ऊपर की तरफ था तो ऑब्जेक्ट को नीचे की तरफ दे दो। क्या कहा था? क्या करते हैं स्यूडो फोर्स अप्रोच में? सबसे पहले फ्रेम को रोक देते हैं। फ्रेम को रोक दिया मैंने, फ्रेम से उसका एक्सेलरेशन छीन लिया, और वो फ्रेम से छीन के किसको दे दिया? ऑब्जेक्ट को। कौन सी डायरेक्शन में? अपोजिट डायरेक्शन में। फ्रेम ऊपर जा रहा था, नीचे की तरफ दे दिया। अब इस एक्सेलरेशन को क्या कहा जाएगा? ये एक्सेलरेशन इस ब्लॉक का नहीं है, ये तुमने छीना है किसी से। किससे छीना है? फ्रेम से, और लाके इसको दे दिया। अब इस एक्सेलरेशन को कहा जाएगा स्यूडो एक्सेलरेशन। क्या कहा जाएगा? स्यूडो एक्सेलरेशन। और जब स्यूडो एक्सेलरेशन को ऑब्जेक्ट के मास से मल्टीप्लाई कर दोगे तो वो क्या बन जाएगा? स्यूडो फोर्स बन जाएगा। क्या बन जाएगा? स्यूडो फोर्स बन जाएगा। अब जरा ब्लॉक को ध्यान से देखो। नाउ जस्ट लुक एट द ब्लॉक। ब्लॉक किसके अंदर रखा है? लिफ्ट के अंदर। लिफ्ट तुमने रोक दी, स्टॉप द फ्रेम, लिफ्ट तुमने रोक दी, और ये भी लिफ्ट में ही रखा है। तो हर वो चीज रुक गई जो लिफ्ट के अंदर है। इसका मतलब इस टाइम ब्लॉक किस में आ गया है? इक्विलिब्रियम में। तो अब ब्लॉक के इक्विलिब्रियम के लिए, ब्लॉक के इक्विलिब्रियम के लिए इक्वेशन लिख दो। ब्लॉक के इक्विलिब्रियम के लिए इक्वेशन लिख दो, क्योंकि ब्लॉक तो अब लिफ्ट में तो रखा है, लिफ्ट तुमने रोक दी। तो अगर लिफ्ट रोक दी तो लिफ्ट के अंदर रखी हुई हर चीज रुक गई, और जब रुक गई तो अब वो ना ऊपर और ना नीचे, कहीं भी नहीं जा रहा इस टाइम, अगर वो रोक दिया तुमने। तो ऊपर का फोर्स नीचे के फोर्स के बराबर होना चाहिए। तो ब्लॉक पे ऊपर की तरफ कितना फोर्स लगा हुआ है? ध्यान से देख के बताओ, कौन सा फोर्स ब्लॉक पे ऊपर की तरफ लगा हुआ है? ऊपर की तरफ कौन है वो? कमेंट बॉक्स में बताओ, कौन सा फोर्स ऊपर की तरफ लगा हुआ है? कौन सा फोर्स लगा हुआ है? जल्दी बताओ कमेंट बॉक्स में। हाँ, सबके आंसर नहीं आए, 4-5 बच्चों ने दिया है, ये सब आ रहे हैं, शाबाश। ऊपर की तरफ नॉर्मल रिएक्शन लगा हुआ है, बहुत अच्छा। ऊपर की तरफ नॉर्मल लगा हुआ है। नीचे की तरफ क्या लगा हुआ है? नीचे की तरफ, नीचे की तरफ क्या लगा हुआ है? एक तो mg और एक स्यूडो फोर्स। ये लो आंसर हाजिर है, यही आंसर है। अरे यही तो पूछा था मैंने, कांटेक्ट फोर्स बताओ। एन ही तो निकालना था, निकल गया। एन, एन की वैल्यू mg प्लस एम है। एन की वैल्यू mg प्लस एम है। ठीक है जी, ऊपर की तरफ n और नीचे की तरफ mg और ma। तो ऊपर नीचे के फोर्स बराबर रख दिए, n इज इक्वल टू mg प्लस ma। m को कॉमन ले लो तो n इज इक्वल टू g प्लस ए। n इज इक्वल टू g प्लस ए, है ना। एक और एग्जांपल देता हूं, देखो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। एक और एग्जांपल देखना, यही आंसर है। वन मोर एग्जांपल।
बच्चों ये है लिफ्ट, और ये जो लिफ्ट है ये इस बार टॉप फ्लोर से ग्राउंड फ्लोर की तरफ आ रही है, नीचे की तरफ आ रही है, और उसका एक्सेलरेशन है a, और इसके अंदर रखा है कोई ऑब्जेक्ट जिसका मास है m, नीचे की तरफ लिफ्ट आ रही है। और सवाल की लैंग्वेज ये है कि आप देख सकते हैं कि ब्लॉक और लिफ्ट कांटेक्ट में है, तो फाइंड कांटेक्ट फोर्स बिटवीन ब्लॉक एंड लिफ्ट। फाइंड कांटेक्ट फोर्स बिटवीन ब्लॉक एंड लिफ्ट। किससे बात कर सकता हूं? हाथ उठाओ। जल्दी जल्दी हाथ उठाओ, बस एक ही बच्चे का हाथ उठा है। बाकी सबका नेटवर्क ठीक नहीं है? हाँ सुधाकर, अनम्यूट। तो सुधाकर, ऑब्जेक्ट कौन है बेटा इसमें? M जी, ब्लॉक ऑब्जेक्ट है। right फ्रेम कौन है बेटा? left लिफ्ट फ्रेम है। क्या लिफ्ट के पास कोई एक्सेलरेशन है? हाँ left के पास Yes. acceleration है, इसका मतलब फ्रेम एक्सेलरेटेड है। inertial frame होगा, यस, इसको बोलते हैं non नॉन inertial इनर्शियल फ्रेम। ये बात सबसे पहले किसी भी सवाल में रियलाइज करनी होती है, फील करनी होती है, एनालाइज करनी होती है। ठीक है पीयूष? पीयूष तू है ना क्लास में? हाथ उठा, कहां पर है तू? तो ये नॉन इनर्शियल फ्रेम हो गया। ठीक है क्लास में, शाबाश। तो ये नॉन इनर्शियल फ्रेम है। तो यहां से डिसाइड हो गया कि ये सवाल स्यूडो फोर्स अप्रोच से सॉल्व हम करेंगे। ठीक है बेटा? ठीक है। तो स्यूडो फोर्स अप्रोच जस्ट एक अप्रोच है, ऐसा नहीं कि ये ओनली अप्रोच है किसी सवाल को सॉल्व करने की। ये वन ऑफ द अप्रोच है, वन ऑफ द अप्रोच। बिना स्यूडो फोर्स के भी कर सकते हैं, स्यूडो फोर्स से भी कर सकते हैं, लेकिन कुछ सवाल ऐसे होते हैं जो स्यूडो फोर्स से बहुत आसानी से हो जाते हैं। इसलिए आज मेरा ध्यान सिर्फ इसी बात पर है कि आप स्यूडो फोर्स अप्रोच को सीखें। तो सबसे पहले इस ब्लॉक पे एक तो वो फोर्स होगा जो अर्थ लगाएगी, दैट इज mg। सही है सुधाकर? हाँ जी ऐसे ही लगेगा। ठीक है। एक फोर्स वो होगा जो लिफ्ट ने लगाया होगा, लिफ्ट ने, ये लिफ्ट है हाँ जी नीचे तो लिफ्ट ने कैसे लगाया होगा? सोच के बोल, लिफ्ट ने ऊपर की तरफ। यस, क्योंकि ऐसे ये ब्लॉक होगा और ये लिफ्ट की सरफेस है, तो लिफ्ट की सरफेस ने ब्लॉक पे लगाया होगा, ब्लॉक ने लिफ्ट पे लगाया होगा। तो मैं पूछ रहा हूं ब्लॉक पर कैसा लगा? ब्लॉक पर, तो ब्लॉक पर ऐसे लगा, लिफ्ट ने ऊपर की तरफ लगाया, ऐसे ऊपर की तरफ, है ना? ऊपर की तरफ लगाया, ये लग रहा, देखो ये रहा। तो एक तो अर्थ ने नीचे की तरफ mg लगा दिया और एक लिफ्ट ने ऊपर की तरफ नॉर्मल लगा दिया। जरा सब बच्चे हाथ उठा देना एक बार, इतनी बात समझ में आ गई हो तो ये तो हो गए mg और n, जो कि हम बहुत दिन से सीख रहे हैं कि हाँ जी अर्थ हर चीज को अपनी तरफ खींचती है जी, और सरफेस ने नॉर्मल रिएक्शन लगा दिया। इतनी बात तो क्लियर हो गई। इसके बाद क्योंकि फ्रेम एक्सेलरेटेड है तो इसलिए स्यूडो फोर्स अप्रोच लगाने वाला हूं। और स्यूडो फोर्स अप्रोच क्या होती है सुधाकर? पहला स्टेप क्या होता है? एक्सेलरेशन खत्म कर देंगे हम लिफ्ट का और ब्लॉक को लगा देंगे, बिल्कुल, स्टॉप द फ्रेम। पहला ऊपर की तरफ लगा देंगे। जी हाँ, पहला स्टेप स्टॉप द फ्रेम। फ्रेम को रोक दीजिए, फ्रेम से उसका एक्सेलरेशन छीन लीजिए। ओके? और अगला स्टेप होता है कि ये एक्सेलरेशन ऑब्जेक्ट को दे दीजिए, ये एक्सेलरेशन ऑब्जेक्ट को दे दीजिए, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में। अगर फ्रेम पे नीचे की तरफ था तो ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ दे दीजिए। और अब इस एक्सेलरेशन को यहां पे क्या कहा जाएगा सुधाकर? अब इस एक्सेलरेशन को यहां पे क्या कहा जाएगा सुधाकर? स्यूडो एक्सेलरेशन। और जब स्यूडो एक्सेलरेशन को ऑब्जेक्ट के मास से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये बन जाएगा स्यूडो फोर्स। क्या बन जाएगा बेटा? स्यूडो फोर्स। सारे फोर्स बन चुके हैं। लिफ्ट को आप रोक चुके हैं, लिफ्ट में ही ब्लॉक रखा है तो लिफ्ट के साथ ब्लॉक भी रुक गया। स्यूडो फोर्स अप्रोच लगाने के बाद, स्यूडो फोर्स लगाने के बाद अब ऑब्जेक्ट रुक चुका है, क्योंकि फ्रेम ही रुक चुका है, फ्रेम में वो रखा है।
तो रुके हुए ऑब्जेक्ट के लिए जो इक्वेशन होनी चाहिए वो लिख दीजिए, और रुके हुए ऑब्जेक्ट के लिए तो इक्विलिब्रियम की इक्वेशन होनी चाहिए मोदिता। तो ऊपर नीचे के फोर्स को बराबर रख रहा हूं, सुधाकर बोल यस और नो। यस सर। बोल बेटा ऊपर की तरफ कितना फोर्स है, सोच के बोलना। n+m। बहुत बढ़िया, ऊपर की तरफ दो फोर्स है, ये देख एन भी ऊपर की तरफ है ऊपर, और एम ए भी ऊपर की तरफ ही है। एन और एम ए ऊपर की तरफ है, बिल्कुल ठीक कहा, एन और एम ए, और नीचे की तरफ कौन सा फोर्स है, mg। इसलिए एन की वैल्यू एम जी माइनस एम है। खत्म हुआ सवाल। चल म्यूट कर ले बेटा। अब जल्दी से हाथ उठा दो भाई, जिसको स्यूडो फोर्स अप्रोच समझ में आ गई हो, जल्दी जल्दी हाथ उठा दो। न्यासा को, निराली को, पीयूष, सार्थक, प्रतीक्षा, मुदिता, मदीहा, सक्षम, प्रखर, अनिकेत, आर्यन और सुधाकर। बहुत अच्छा, शाबाश, अच्छे बच्चे। तो ये आ गया जी, देखो नॉर्मल रिएक्शन। तो जब लिफ्ट ऊपर जा रही थी तो नॉर्मल रिएक्शन आया mg प्लस ma, और जब लिफ्ट नीचे जा रही है तो नॉर्मल रिएक्शन आया mg माइनस ma। क्या इतनी बात सबको क्लियर हो गई? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंक्लूजन आप लोगों ने निकाला, तो मैं इसको एक बार दोबारा लिखना चाहता हूं। मेरे पिछले दो एग्जाम्पल का कंक्लूजन मैं एक बार दोबारा लिखना चाहता हूं। अगर कोई लिफ्ट ऊपर की तरफ एक्सेलरेटेड होगी तो उसमें रखे हुए जो ऑब्जेक्ट होंगे उन पे नॉर्मल रिएक्शन लगेगा mg प्लस ma। और अगर कोई लिफ्ट नीचे की तरफ एक्सेलरेटेड होगी तो लिफ्ट की सरफेस और ब्लॉक के बीच में नॉर्मल रिएक्शन होगा mg माइनस ma। यही तो सीखा आपने बेटा। इस n के बहुत सारे नाम हैं। इस n का एक नाम है नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल रिएक्शन बच्चों, जब फ्रिक्शन नहीं होता तो नॉर्मल रिएक्शन को ही कांटेक्ट फोर्स भी कहते हैं। जब तक नहीं होता सिचुएशन में तो नॉर्मल रिएक्शन को ही कांटेक्ट फोर्स भी कहते हैं। तो नॉर्मल रिएक्शन भी इसी का ही नाम है, कांटेक्ट फोर्स भी यहां पे इसी का ही नाम है। इसके अलावा बच्चों एपेरेंट वेट, एपेरेंट वेट आपको खुद अपना वेट कितना महसूस होगा। एपेरेंट वेट आपको खुद अपना वेट कितना महसूस होगा, एपेरेंट वेट। तो इस n को ही एपेरेंट वेट भी कहते हैं, एपेरेंट वेट। तो आपने कभी फील किया, अगर आप, कितने बच्चे लिफ्ट में सफर कर चुके हैं, जरा हाथ उठाइए। लिफ्ट में कितने लोग? मेरे ख्याल से ज्यादातर सभी बच्चे कभी ना कभी लिफ्ट में खड़े हुए होंगे। तो आप लोगों ने महसूस किया कि जब लिफ्ट नीचे की तरफ जाती है तो कुछ हल्का सा फील होता है? कम ऑन, से इन कमेंट, यस और नो। जब तुम लिफ्ट में खड़े हो और तुमने लिफ्ट नीचे की तरफ चला दी, तुम ऊपर से नीचे अगर जा रहे होगे तो तुम्हें कुछ हल्का हल्का फील नहीं हुआ था? हुआ था ना? क्यों? क्यों हुआ था? क्योंकि एक्चुअली तो तुम्हारा वेट mg होता है। जब तुम नॉर्मली ग्राउंड पे खड़े हो, जमीन पे खड़े हो, जमीन पे खड़े हो, तो तुम्हारा एक्चुअल वेट तो mg है। लेकिन जब तुम लिफ्ट में खड़े हो गए और लिफ्ट नीचे की तरफ चलने लगी तो mg माइनस ma हो गया तुम्हारा कांटेक्ट फोर्स। mg में से कुछ माइनस हो गया, इसलिए हल्का हल्का फील हुआ। और जब ऊपर की तरफ जाती है तो थोड़ा सा हैवी, ज्यादा स्टेबल फील होता है। याद रखना, नॉर्मल रिएक्शन जितना ज्यादा स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा फील होती है, उतना ज्यादा स्टेबल फील करते हो। और इसीलिए अगर तुम कभी मेले वगैरह में गए हो, फेयर में गए हो, तो बड़े बड़े झूले लगे हुए होते हैं, अम्यूजमेंट पार्क वगैरह में बड़े बड़े झूले लगे हुए होते हैं ना, जिसको हम दूर से देखते हैं, अरे कितना बड़ा झूला है, तो दूर से देख के मन करता है मैं भी बैठूंगा, और टिकट ले लेते हैं, फिर उसमें बैठ जाते हैं। जब वो झूला ऊपर की तरफ जाता है तो बड़ा मजा आता है। जब वो ऊपर जा रहा होता है बड़ा मजा आता है, ऊपर से पूरी दुनिया दिख रही होती है दूर दूर तक। सही कह रहा हूं ना? लेकिन जब वही झूला नीचे आता है तो अपनी गलती का एहसास होता है कि गलती बैठ गए, आज तो भगवान ही बचाए। बोलो यस और नो।
बताओ ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब वो झूला ऊपर की तरफ जा रहा था, ऊपर की तरफ जा रहा था, तो तुम जिस पे बैठे हो वो फ्रेम है, और वो फ्रेम ऊपर की तरफ जा रहा है, तो तुम्हें फील हो रहा है mg प्लस समथिंग। लेकिन जब वही चीज नीचे की तरफ आने लगी तो mg माइनस समथिंग, हल्का हल्का, एकदम हल्का हल्का सा फील होने लगता है, घबराहट होने लगती है। कुछ बच्चे उसी घबराहट, उसी गुदगुदी को एंजॉय भी करते हैं, कुछ को बहुत मजा आता है झूले में बैठ के, और कुछ नहीं बैठते। समझ गए ना? तो वो कहानी है एपेरेंट वेट की। आपको जो महसूस हो रहा है उस टाइम, वही एपेरेंट वेट है। ऊपर जाते हुए बिल्कुल डर नहीं लगता, क्योंकि एन आपका और बढ़ेगा, mg प्लस m होगा। नीचे आते हुए डर लगेगा। अच्छा, मुझे याद आया कि मैंने कुछ एक दो ऐसे भी देखे हैं, बड़े खतरनाक वो झूले होते हैं, कि ऐसे एक बड़ा सा पोल होता है, एक ऐसे बड़ा सा पोल होता है, और इस बड़े से पोल के ऊपर ऐसे ये यहाँ पे एक फ्रेम लगाया हुआ होता है, फ्रेम में होती हैं चेयर्स, फ्रेम में यहाँ पे चेयर्स होती हैं। मैं इस झूले का नाम भूल गया, अगर किसी को पता हो तो कमेंट बॉक्स में बताना। और इस पे बैठ जाते हैं लोग, इस पे बैठ जाते हैं यहाँ। यस। तो ये इसको ना, ये जो यहाँ पे आपका ये जो फ्रेम है, इसको ये यहाँ से धीरे धीरे ऊपर की तरफ लेके जाते हैं, यहाँ से ऊपर ले जाते, ऊपर ऐसे स्लो है, आराम से यहाँ ले जाके रोक देते हैं थोड़ी देर के लिए। अब सब सेल्फी वेल्फी लेते हैं जरा फोन खोल के, और उसके बाद इसको यहाँ से ड्रॉप कर देते हैं, एकदम यहाँ से एकदम ड्रॉप कर देते हैं। क्या बोलते हैं इस झूले को? प्रतीक्षा ने कहा सर इसको फ्री फॉल कहते हैं। हाँ, आई होप फ्री फॉल, तो क्योंकि ये प्रोसेस है, तो इस झूले का नाम भी अगर फ्री फॉल है तो बहुत बढ़िया, आसान नाम रखा उन्होंने, इस प्रोसेस को फ्री फॉल कहते हैं। ऊपर ले जाके छोड़ देते हैं। देखा तो होगा, हाथ तो उठा दो। क्या ये झूला किसी ने नहीं देखा कभी? देखा है ना? ऊपर ले जाते हैं और ऊपर ले जाके छोड़ देते हैं। देखो कितने सारे बच्चों ने देखा है। अच्छा, हाथ नीचे कर लो, वो उठाओ जो इसमें बैठे हैं। वो कौन कौन है जो इसमें बैठे हैं? हाथ उठा के रखना, कौन कौन बैठा है इस झूले में। अच्छा, हैं ऐसे डेयर डेविल्स कुछ जो बैठे हैं? ओहो, कितने खतरों के काम करते हो तुम। देखो अब क्या होगा, तुमने तो इसको छोड़ दिया फ्रेम को, तो फ्रेम को छोड़ दिया, तो फ्रेम तो अब नीचे की तरफ a इज इक्वल टू जी से चल दिया। बोलो यस सर। छोड़ दिया, कंट्रोल छोड़ दिया, तो अर्थ तो हर चीज को जी एक्सेलरेशन से खींचती है। तो अब इस झूले पे बैठे हुए इंसान के बारे में जरा सोचना, उसका फ्री बॉडी डायग्राम सोचना। अर्थ उसको अपनी तरफ खींच रही है, कितना फोर्स लगा रही है? mg। वो झूले पे बैठा है, तो पर्सन ने चेयर पे, और चेयर ने पर्सन पे नॉर्मल रिएक्शन लगाया होगा। बोलो यस सर। एक तो अर्थ ने पर्सन पे फोर्स लगा रखा है mg, जिस चेयर पे वो बैठा है उस चेयर ने उस पे नॉर्मल रिएक्शन लगा रखा है। यस सर। अच्छा, अब बताओ कि फ्रेम कौन है? चेयर, जिस चेयर पे वो बैठा है। फ्री फॉल कर दिया, चेयर नीचे आने लगी, पूरा झूला नीचे आने लगा, जी एक्सेलरेशन से पूरा झूला नीचे आने लगा। तो कैसा फ्रेम है? कैसा फ्रेम है? एक्सेलरेटेड फ्रेम है। एक्सेलरेटेड फ्रेम है तो इसका मतलब नॉन इनर्शियल फ्रेम है, मतलब स्यूडो फोर्स से सिचुएशन को सॉल्व करोगे। पहला स्टेप क्या होगा? स्टॉप द फ्रेम। और फ्रेम का एक्सेलरेशन किसको दे दोगे? पर्सन को, ऊपर की तरफ। अब इस एक्सेलरेशन को क्या बोलोगे? अब इस एक्सेलरेशन को बोलोगे स्यूडो एक्सेलरेशन। और ये एक्सेलरेशन जी के बराबर है, क्योंकि फ्री फॉल हुआ है, फ्रेम जी एक्सेलरेशन से नीचे आने लगा। और जब स्यूडो एक्सेलरेशन को मास से मल्टीप्लाई कर दोगे तो वो बन जाएगा स्यूडो फोर्स। तो इस टाइम पर्सन पे ऊपर कितना फोर्स है जरा देखना, एन प्लस एम जी। ऊपर कितना फोर्स है? एन प्लस एम जी, क्योंकि एम ए जो है, स्यूडो फोर्स जो है, वो एम जी के बराबर हो चुका है। और डाउनवर्ड कितना फोर्स है? वो भी mg है, mg से mg कैंसिल, तो n जीरो है। n क्या है? जीरो। n किसे कहते हैं? n किसे कहते हैं? जल्दी से बताओ कमेंट बॉक्स में, n किसे कहते हैं? n किसे कहते हैं? जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में। जी हाँ, बिल्कुल आपने सही कहा कि n नॉर्मल रिएक्शन को कहते हैं, लेकिन यही नहीं, इसके बहुत सारे नाम हैं। जी हाँ, n एपरेंट वेट को कहते हैं, बहुत अच्छी बात। तीसरा, n कॉन्टेक्ट फोर्स को कहते हैं, बहुत अच्छी बात। और तीनों ही नाम से जरा मीनिंग निकालने का प्रयास करना। n जीरो हो गया मतलब नॉर्मल रिएक्शन
जीरो हो गया, नॉर्मल रिएक्शन जीरो हो गया। नॉर्मल रिएक्शन होता क्या है, जब दो सरफेस कांटेक्ट में होती हैं तो वो एक दूसरे पे नॉर्मल रिएक्शन लगाती हैं, और नॉर्मल रिएक्शन जीरो हो गया इसका मतलब दोनों सरफेस का कांटेक्ट छूट गया। दूसरे नाम से मतलब निकालना, नॉर्मल रिएक्शन का एक और नाम है कांटेक्ट फोर्स। नॉर्मल रिएक्शन जीरो हो गया मतलब कांटेक्ट फोर्स जीरो हो गया, मतलब कांटेक्ट ही नहीं बचा। और तीसरा एपरेंट वेट, हमारा वेट जो हमें महसूस होगा, एपरेंट वेट जीरो हो गया मतलब हमें हमारा वेट जीरो महसूस होगा। इसको वेटलेसनेस भी कहते हैं। बच्चों जब इस तरह से वो झूला नीचे आता है ना, तो आपका और चेयर का कांटेक्ट छूट जाता है, एकदम हल्का हल्का हो जाता है सब कुछ, कांटेक्ट ही छूट जाएगा आपका। बोलो यस और नो। दिल जो है निकल के यहाँ से अपनी जगह से मुंह में आ जाता है, जहां पे टंग होती है दांतों के बीच में। सही कह रहा हूं ना? ऐसा ही होता है ना इसमें। पता नहीं इतने खतरों के काम तुम कैसे कर लेते हो। मैं तो उसको दूर से देख के डर जाता हूँ झूले को, तुम बैठ भी जाते हो इसमें। तो इसे वेटलेसनेस कहते हैं। जब एपेरेंट वेट जीरो हो जाएगा तो उसे क्या बोला जाएगा? वेटलेसनेस। बोलो बात समझ में आ गई या नहीं? तो यहीं से हमने एक और टॉपिक क्या क्लियर कर लिया, वेटलेसनेस। समझ में आया? जब बहुत सारे लोगों को ये प्रॉब्लम होती है, जब प्लेन लैंड करता है, हवाई जहाज नीचे उतरता है, तो उनको प्रॉब्लम होती है। लैंडिंग की प्रॉब्लम सुनी होगी आपने, बहुत सारे लोगों को लैंडिंग की प्रॉब्लम होती है। बहुत सारे लोग झूले में बैठने से घबराते हैं। क्यों? क्योंकि एपरेंट वेट की प्रॉब्लम है। एपरेंट वेट कम हो जाता है, उनको एकदम हल्का हल्का फील होता है। तो हल्का हल्का फील होता है तो उनके ब्रेन में जो मैसेज जाते हैं उससे उनको घबराहट पैदा हो जाती है। ये प्रॉब्लम है। तो उसके लिए कुछ तरीके उनको बताए जाते हैं उस टाइम। तो बच्चों वेटलेसनेस, यहां से आपने एक टॉपिक क्लियर किया, वेटलेसनेस। जरा इसको लिख दीजिए एक बार, ये क्या होता है? जब किसी का एपेरेंट वेट जीरो हो जाता है तो उस कंडीशन को वेटलेसनेस कहते हैं। लिख दीजिए वेटलेसनेस, हेडिंग डाल के, वेटलेसनेस। व्हेन apparent weight, when apparent weight becomes zero, when apparent weight becomes zero, then condition is weightlessness, then condition is weightlessness. वेटलेसनेस कब होगा? जब एपरेंट वेट जीरो हो जाएगा। एपरेंट वेट किसको कहते हैं? एन को। तो अगर किसी भी सवाल में वर्ड लिखा है वेटलेसनेस, मतलब एन जीरो याद रखना, नॉर्मल रिएक्शन जीरो। तो जैसे इस बात को जरा एक बार और प्रैक्टिकली मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। जैसे मान लीजिए लिफ्ट है, अगर आप लिफ्ट की मैकेनिज्म देखें तो ये मैंने इस लिफ्ट को एक रस्सी से बांधा, मोटी सी रस्सी, एक बहुत ही अच्छा स्ट्रॉन्ग तार, वायर, केबल, और ये इसको पुली के ऊपर से घुमाया, ये ले जाके एक और पुली के साथ कनेक्ट कर दिया इंजन रूम में। इसको हम इंजन रूम कह देते हैं। ये इंजन रूम है। तो ये जो इंजन रूम के अंदर पुली लगी हुई है, ये मोटर से कनेक्टेड होगी। मोटर कह दीजिए उसको आप, मोटर से कनेक्टेड होगी ये जो मोटर है। जब आप लिफ्ट के अंदर खड़े होके ये कमांड देंगे कि मुझे ऊपर जाना है, आपने कमांड दे दी कि सेकंड फ्लोर पे जाना है, फोर्थ पे जाना है, फिफ्थ पे जाना है, तो मतलब ऊपर जाना है। तो अगर ऊपर जाना है तो मोटर क्या करेगी, जरा फील कीजिएगा। मोटर इस पुली को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाएगी। अगर ये पुली एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमेगी तो ये वायर को खींचना शुरू कर देगी, जिससे कि दूसरी पुली भी घूमेगी और ये ऊपर की तरफ चल देगी। जल्दी से हाथ उठा दो, बात समझ में आ गई हो तो। आपने लिफ्ट के अंदर कमांड दी कि मुझे ऊपर जाना है, तो उसने एंटी क्लॉकवाइज, मोटर ने अंदर जो पुली है उनको एंटी क्लॉकवाइज घुमा दिया, तो उससे जो दूसरी पुली है वो भी एंटी क्लॉकवाइज घूमी और ये जो लिफ्ट है ऊपर की तरफ चल दी। ऐसे ही होगा। और अगर आप ये कमांड देते हो कि ऊपर से नीचे जाना है, मान लीजिए किसी पर्सन ने ये कमांड दी कि मुझे ऊपर से नीचे जाना है, तो अगर वो ऊपर से नीचे जाना चाहता है प्यारे बच्चों, तो ये मोटर जब कमांड मिलेगी नीचे जाना है तो इस पुली को मोटर क्लॉकवाइज घुमाएगी, तो ये पुली भी क्लॉकवाइज घूमेगी और जो रस्सी, जो केबल वहां लिपटा हुआ होगा पुली पे, वो ऐसे खुलना शुरू हो जाएगा, वायर की सप्लाई शुरू हो जाएगी और ये लिफ्ट नीचे की तरफ चलना शुरू कर देगी। से यस और नो।
तो इसका यह मतलब हुआ कि लिफ्ट कितने एक्सेलरेशन से चलेगी ये इंजन रूम में लगी हुई मोटर डिसाइड करेगी, है ना। लेकिन एक बात बताओ, किसी पर्सन ने कमांड ये दी इस लिफ्ट के अंदर खड़े होके कि भाई मुझे नीचे जाना है, उसने कमांड दी, तो इंजन रूम में पुली क्लॉकवाइज घूमने लगी और ये लिफ्ट नीचे की तरफ चल दी, और तभी मैं गया और मैंने जाके ये वायर काट दी, ये वाली वायर कट कर दी मैंने। बोलो क्या होगा? ये वायर मैंने कट कर दी, बोलो क्या होगा? लिफ्ट का इंजन रूम से कांटेक्ट खत्म हो गया। और अब लिफ्ट किसकी कमांड में आ गई? अब लिफ्ट किसकी कमांड में आ गई? अर्थ की कमांड में आ गई। अब लिफ्ट पे सिर्फ और सिर्फ कौन लग रहा होगा? ग्रेविटेशनल फोर्स। और अर्थ तो हर चीज को कितना एक्सेलरेशन दे देती है? जी। तो अगर मैं इस टाइम इस केबल को कट कर दूं, मतलब नीचे चलती हुई लिफ्ट का केबल कट कर दिया, तो लिफ्ट का फ्री फॉल स्टार्ट हो जाएगा। बोलो यस सर जल्दी। लिफ्ट का क्या स्टार्ट हो जाएगा? फ्री फॉल। लिफ्ट नीचे की तरफ जी एक्सेलरेशन से चल देगी। प्यारे बच्चों, जब भी किसी ऑब्जेक्ट पर mg को छोड़कर कोई फोर्स ना बचे तो उस ऑब्जेक्ट का फ्री फॉल हो जाता है, उस पर सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन बचता है। तो लिफ्ट का क्या स्टार्ट हो जाएगा? फ्री फॉल। तो ऐसे केस में लिफ्ट के अंदर जो पर्सन खड़ा होगा, तो तुमने अभी पढ़ा था कि लिफ्ट ऊपर जाएगी तो एपेरेंट वेट होगा mg प्लस ma, और लिफ्ट नीचे जाएगी तो एपेरेंट वेट होगा mg माइनस ma। तो इसीलिए अब लिफ्ट नीचे जा रही है तो फॉर्मूला क्या लगेगा? n इज इक्वल टू एम जी माइनस एम ए, जहां पे a क्या है? फ्रेम का एक्सेलरेशन। लेकिन फ्रेम का एक्सेलरेशन तो g हो गया है, इसलिए mg माइनस mg हो गया 0। बोलो यस और नो। तो अगेन ये पर्सन बोलो क्या फील करेगा? वेटलेसनेस। क्या फील करेगा? फिर से वेटलेसनेस। मतलब अगर लिफ्ट g एक्सेलरेशन से नीचे चल दे तो पर्सन क्या फील करेगा? वेटलेसनेस। अगर ये वायर यहां से कट कर दी गई, वायर टूट गई, तो लिफ्ट का कांटेक्ट हट गया और लिफ्ट ऐसे जोर से नीचे आएगी। ऐसी घटनाओं को दुर्घटना कहते हैं। सच इंसिडेंट्स आर नोन एज एक्सीडेंट। पर्सन नीचे जाना चाहता था पर शायद ऊपर पहुंच जाएगा। तो नॉर्मल रिएक्शन कितना हुआ? 0। बोलो बात समझ में आई या नहीं? समझ में आया? किसे कहते हैं? एपेरेंट वेट। तो इस n के कितने सारे नाम हैं? देखो बेचारा n एक ही है पर उसके नाम कितने सारे हैं। क्या क्या नाम है उसके? नॉर्मल रिएक्शन, कांटेक्ट फोर्स और एपेरेंट वेट। लेकिन क्लास में जो बहुत अच्छे बच्चे बैठे हैं उन्होंने एक बात और समझ ली होगी कि सर कांटेक्ट फोर्स नॉर्मल रिएक्शन कहते हैं, ऐसा आपने जितनी बार भी बताया, आपने एक पूरा सेंटेंस हमेशा बोला कि नॉर्मल रिएक्शन को कांटेक्ट फोर्स केवल तब तक कहना जब तक फ्रिक्शन ना हो। फ्रिक्शन की एब्सेंस में, जब तक फ्रिक्शन फोर्स नहीं है पिक्चर में, केवल तब तक ही हम नॉर्मल रिएक्शन को कांटेक्ट फोर्स कहेंगे। तो अगर फ्रिक्शन आ गया तो क्या होगा? तो अगला चैप्टर है ना फ्रिक्शन, तभी बात करेंगे क्या होगा। बोलो बात समझ में आ गई? चलिए एक और सिचुएशन को डील करते हैं। आज मैं आपको सिखा रहा हूँ स्यूडो फोर्स, और स्यूडो फोर्स वाली सिचुएशन कैसी कैसी होती है। तो अभी तक मैंने तो दो ही बातें बताई हैं। कंक्लूड अगर मैं करूँ तो बहुत ही अच्छे सा दो कंक्लूजन हमारे पास हैं, और रट गया होगा बिल्कुल कि अगर लिफ्ट में कोई पर्सन खड़ा है और लिफ्ट ऊपर जा रही है तो एपरेंट वेट होगा mg प्लस ma, और अगर लिफ्ट में कोई पर्सन खड़ा है लिफ्ट नीचे जा रही है तो एपरेंट वेट होगा mg माइनस ma। परफेक्ट ना? आगे चलूं? तो बच्चों मान लो कि ये कोई कार है, ये कोई कार है और ये कार अभी रुकी हुई है, इस टाइम रुकी हुई है। तो अगर कार रुकी हुई है तो कार के अंदर सीलिंग से मैंने कोई वायर को बांध दिया, एक स्ट्रिंग को बांध दिया, और उसके साथ एक ऑब्जेक्ट कनेक्ट कर दिया m मास का। तो ऐसा डायग्राम होगा। जल्दी से बनाइए डायग्राम। अभी कार रुकी हुई है, रुकी हुई है कार, और कार के सीलिंग से एक वायर बंधा हुआ है और एक मास बंधा हुआ है। कार रुकी हुई है। ऐसे ही होगा प्रैक्टिकली। आपकी पार्किंग में गाड़ी खड़ी होगी, किसी
खड़ी हुई गाड़ी की सीलिंग से जाके अगर एक धागे को बांध दिया जाए तो बिल्कुल सीधा वो स्ट्रिंग लटका हुआ होगा, उसके साथ मास लटका हुआ होगा। मैं सही कह रहा हूं ना? ऐसा ही होगा। तो मान लीजिए आप बस में बैठे हैं और अचानक से बस या कार जिसमें भी आप बैठे हैं अचानक से उसको एक्सेलरेट कर दिया जाए तो आप एकदम पीछे की तरफ हो जाते हैं ना? कम ऑन, हाथ उठा के रेस्पॉन्स दो, ऐसा होता है या नहीं? आप एकदम नॉर्मली ढीले ढाले बैठे हैं, कहीं आपका और कहीं दिमाग चल रहा है, कुछ और सोच रहे हैं आप, और अचानक से ड्राइवर ने एक्सेलरेट कर दिया तो एकदम से आपको पीछे की तरफ झटका लगता है ना? तो ये जो कार है जो कि अभी तक रुकी हुई थी, अगर इस कार को एकदम से आगे की तरफ एक्सेलरेट कर दिया जाए, अगर इस कार को ऐसे आगे की तरफ एक्सेलरेट कर दिया जाए तो क्या ये धागा इसी पोजीशन में रुका रहेगा? बताना, क्या ये धागा इसी पोजीशन में रुका रहेगा? नहीं ना, धागा पीछे की तरफ ऐसे चला जाएगा। से यस और नो? धागा ऐसे पीछे की तरफ चला जाएगा। सही कह रहा हूं ना मैं? तो अगर आपसे ये पूछा जाए कि अब वर्टिकल से कितना एंगल, वर्टिकल से कितना एंगल अब ये स्ट्रिंग बना रही है, ये बताइए। अगर आपसे ये पूछ लिया जाए तो ये कैसे किया जाएगा? जरा एक बार सवाल की लैंग्वेज लिख दीजिए बच्चों जल्दी से, डायग्राम पूरा करके। डायग्राम पूरा कीजिए। आई होप आपने 2 डायग्राम बनाए होंगे। पहले डायग्राम में आपने स्ट्रिंग को सीधा बनाया, दूसरे डायग्राम में आपने कार को एक्सेलरेट किया और स्ट्रिंग को पीछे हटा दिया। 2 डायग्राम बनेंगे। और अब आप लैंग्वेज लिखेंगे। कैलकुलेट एंगल मेड बाय स्ट्रिंग। Calculate angle made by string with vertical. Calculate angle made by string with vertical. When car is accelerated, calculate angle made by string with vertical. When car is accelerated as given. When car is accelerated as given. करें सॉल्व? देखो जल्दी से बताता हूं मैं बच्चों, जल्दी से देखो। ये देखो इस टाइम इस ऑब्जेक्ट पे एक फोर्स नीचे की तरफ होगा। जल्दी से बोलो यस और नो। ऐसे mg होगा। कम ऑन, हाथ उठा के रेस्पॉन्स। देखो अर्थ ना ये देखती नहीं है कि क्या सिचुएशन है। अर्थ तो एक जैसा ही बिहेव करती है, वो हर चीज को अपनी तरफ खींचती है और फोर्स लगाती है mg। उसको किसी से कोई मतलब नहीं है क्या सिचुएशन है, वो हमेशा डाउनवर्ड फोर्स लगाएगी, अपनी तरफ खींचेगी हर चीज को mg। राइट? दूसरा बेटा इस वायर में टेंशन होगी ना, इस वायर में क्या होगी? टेंशन होगी। लाइक दिस। टेंशन आप जानते हैं ना हमेशा वायर में अंदर की तरफ होती है, तो ये आपने टेंशन बना दी टेंशन। आगे बढ़े, ध्यान से देखिए बच्चों, यहाँ पे फ्रेम कार है ना, यहाँ पे फ्रेम कार है ना, और कार के पास एक्सेलरेशन है। इसका मतलब ये तो एक्सेलरेटेड फ्रेम हो गया, मतलब नॉन इनर्शियल फ्रेम हो गया, मतलब स्यूडो फोर्स अप्रोच लगेगी। कैसे लगेगी? सबसे पहला स्टेप, फ्रेम को रोक दीजिए। सबसे पहला स्टेप, फ्रेम को रोक दीजिए। कर रहे हैं ना साथ साथ? फ्रेम को रोक दीजिए, फ्रेम से उसका एक्सेलरेशन ले लीजिए, और ये एक्सेलरेशन किसको दे दीजिए? ऑब्जेक्ट को, अपोजिट डायरेक्शन में। अगर फ्रेम पे आगे की तरफ था तो ऑब्जेक्ट को पीछे की तरफ दे दीजिए। तो ये देखिए ऑब्जेक्ट को पीछे की तरफ हमने ये एक्सेलरेशन दे दिया। बोलो इस एक्सेलरेशन को क्या कहा जाएगा? स्यूडो एक्सेलरेशन। और जब इस स्यूडो एक्सेलरेशन को ऑब्जेक्ट के मास से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये बन जाएगा स्यूडो फोर्स। क्या बन जाएगा? स्यूडो फोर्स। तो आप अगर ऑब्जेक्ट पर अब ध्यान दें, मैं आपको यहाँ थोड़ा बड़ा डायग्राम अगर बना के दिखा दूं, तो ये ऑब्जेक्ट है जो कि एक इस तरह से वायर से कनेक्टेड है। इस वायर पे ऐसे यहाँ पे टेंशन लगी हुई है, और ये जो एंगल है थीटा, ये मैं आपसे पूछ रहा हूँ। यहाँ पे एक फोर्स mg लगा हुआ है और यहाँ पे स्यूडो फोर्स आ गया है ma। तो अच्छे बच्चों एक बात ये बता दो कि अगर ये एंगल थीटा है तो ये भी थीटा होगा। हाथ उठा देना जो जो बात मानते हो मेरी। ऑल्टरनेट एंगल, अगर वो एंगल थीटा है तो वो भी थीटा होगा। कम ऑन कम ऑन, तुम्हें 9th क्लास की कसम, हाथ उठाओ। ऑल्टरनेट एंगल है भाई, थीटा थीटा है, थीटा थीटा।
चलो अब इसका कंपोनेंट कर दो। क्या कर दो? कंपोनेंट। टी का कंपोनेंट। अब जिन बच्चों ने वेक्टर नहीं पढ़ रखा, सीधा लॉज ऑफ मोशन में एंट्री हुई है जिनकी, उनको थोड़ी दिक्कत हो सकती है। टी का कंपोनेंट, आप जानते हैं ना किसी भी फोर्स का, किसी वेक्टर क्वांटिटी का कंपोनेंट कर सकते हैं हम। तो ये कंपोनेंट कितना आएगा? टी कॉस थीटा। ये कंपोनेंट आएगा टी कॉस थीटा, और ये कंपोनेंट कितना आएगा? टी साइन थीटा। वैसे जो बच्चे लेट एडमिशन हुए हैं उनको कंपोनेंट मैंने सिखाए थे। प्रतीक्षा, सुधाकर, कंपोनेंट सिखाए थे ना? कंपोनेंट करने सिखाए थे ना वेक्टर के? आर्यन, टी कॉस थीटा, टी साइन थीटा। हो गया? और बच्चों, ऊपर का फोर्स नीचे के बराबर, ऊपर का फोर्स नीचे के बराबर, इक्वेशन नंबर 1। राइट का फोर्स लेफ्ट के बराबर, इक्वेशन नंबर 2। बोलिए यस और नो। जब स्यूडो फोर्स लग जाता है तो गाड़ी रुक जाती है, फ्रेम रुक जाता है। फ्रेम अगर रुक गया तो फ्रेम के अंदर की हर चीज रुक गई, इक्विलिब्रियम में आ गई। तो इक्विलिब्रियम की इक्वेशन बना रहे हैं। इक्विलिब्रियम की इक्वेशन, राइट का फोर्स लेफ्ट के बराबर, ऊपर का फोर्स नीचे के बराबर। ऊपर का फोर्स नीचे के बराबर रख दिया, राइट का फोर्स लेफ्ट के बराबर रख दिया। से यस और नो। दोनों इक्वेशन को जरा डिवाइड कर देना, दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर देना। टी से टी कैंसिल, साइन अपॉन कॉस इज 10, एम से एम कैंसिल, ए बाई जी, टेन थीटा ए बाई जी। आंसर थीटा ही तो पूछा है, टेन इनवर्स ए बाई जी, टेन इनवर्स ए बाई जी। बोलो समझ आया? कंपोनेंट अगर किसी बच्चे को नहीं आते, जिसने भी वेक्टर नहीं पढ़ा, उसको यहाँ पे दिक्कत हुई होगी। बस अब बैकअप करना शुरू कर दीजिए। अब आप इस चैप्टर के साथ, जो बच्चे लेट एडमिशन है और अब रेगुलर क्लास के साथ आ चुके हैं, अब यहाँ से उनको समझ में आता है, तो अब धीरे धीरे बैकअप को कवर करना है। रोज मेरे से पूछना है कि सर अब हम किस बैकअप को कर सकते हैं, और वो लेक्चर हम आपको पर्सनली भेजते रहेंगे। थैंक यू सो मच बच्चों। यहाँ से आगे कल पढ़ाऊंगा। और जी हाँ, जो बच्चे क्लासरूम में आके पढ़ते हैं, कल उनकी ऑफलाइन क्लास होगी, और जो बच्चे घर से पढ़ते हैं उनको ऑनलाइन लेक्चर मिलेगा। थैंक यू सो मच।